नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं सबीर आत्मज मिश्र। ईरान और इसराइल के बीच पिछले 5 दिन से जिस तरह से लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, ताबड़तोड़ एक दूसरे के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे के शहरों पर बुरी तरीके से बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपीलें भी बेअसर साबित हो रही हैं। उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये युद्ध जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, अभी और लंबा खींचेगा। और न केवल गोले बरसाए जा रहे हैं, शहरों को तहस नहस किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों में बम बरसाए जा रहे हैं, परमाणु और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि लगातार ये धमकियां भी दी जा रही हैं कि ये अभी शुरुआत है, अभी और ख़तरनाक हमले बाकी हैं। इसराइल ने तेहरान खाली करने को कहा और उसके पहले ईरान की तरफ से कहा गया कि इसराइल जहां उसने कब्जा कर रखा है वेस्ट बैंक में और गजा में, उसको वो तत्काल खाली करे और वहां के नागरिकों से कहा गया कि आप लोग खुद यहां से चले जाइए क्योंकि सुरक्षित नहीं है। इसराइल ने जब शुक्रवार को हमला किया तेहरान पर, ईरान पर, वहां की राजधानी तेहरान पर, और कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कई सेना के कमांडरों समेत कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। तो ये हमला उसने किया था, टारगेट किया था और वो हिट हुए, ज़्यादातर टारगेट्स निशाने पर लगे और उसको कामयाबी मिली। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ईरान की प्रतिक्रिया इतनी ज़बरदस्त होगी और इतनी लंबे समय तक चलने वाली होगी। ईरान ने हालांकि तुरंत चेतावनी दी और कहा कि जो भी, न केवल इसराइल बल्कि उसके साथ खड़े जो भी लोग हैं, उन सब को परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ कौन खड़े हैं? साथ खड़ा है अमेरिका और नेटो, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जो नेटो सेनाएं हैं। ईरान इसराइल के जिन शहरों को खास तौर पर टारगेट कर रहा है उनमें तेल अवीव और हाइफा है। हाइफा तीसरा सबसे बड़ा शहर है, तेल अवीव भी वहाँ का बड़ा शहर है, घनी आबादी वाले शहर है। हाइफा पर ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। एक तो ये पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है वहाँ पर, और आईटी हब है। हाइफा वहाँ का इसराइल का एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक तरह से उसको आईटी हब कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है माना जाता है। काफ़ी घना शहर है, घनी आबादी है वहाँ पर, उसको ज़बरदस्त तरीके से टारगेट किया गया है। यरूशलेम को पर बहुत ज़्यादा हमले ईरान नहीं कर रहा है। कारण ये है कि यरूशलेम यहूदियों का भी धार्मिक स्थल है, या ईसाइयों का भी धार्मिक स्थल है और मुसलमानों का भी धार्मिक स्थल है। तमाम वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, इसलिए उसको ज़्यादा वहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे शहरों को, ख़ास तौर से यरूशलेम, ख़ास तौर से माफ़ कीजिएगा, ये हाइफा और तेल अवीव को, यहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि इसराइल ने इसकी कल्पना कभी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि अमेरिका साथ में तो खड़ा है। अमेरिका की ओर से पहले दिन ही जब उसने हमला किया, उसी दिन वहाँ से जो आधिकारिक बयान आया उसमें कहा गया कि हमले की जानकारी दी गई और ये कहा कि इसराइल ने हमको इसको सूचना दी थी, लेकिन उसमें यह भी साफ कर दिया गया कि इस हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि अमेरिका का सपोर्ट उसको लगातार मिल रहा है, अमेरिका के हथियार मिल रहे हैं और अमेरिका ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो उसके पीछे है और जिसकी वजह से इसराइल इस पूरे अरब क्षेत्र में इतना हमलावर रहता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इसराइल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, पर धीरे धीरे वो भी हाथ खींचते दिख रहे हैं और जहां पहले उकसा रहे थे, और उसको भले ही आधिकारिक रूप से वहां ये हुआ कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है अमेरिका का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे थे। ईरान के जो धर्मगुरु हैं, वहाँ के सबसे बड़े धार्मिक गुरु आयतुल्लाह खमेनेई, उनको धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि युद्ध को तुरंत रोक दीजिए वरना बहुत तबाही होगी, बहुत विनाश होगा, बहुत आपको नुकसान झेलना पड़ेगा और अभी हम भी साथ में आएंगे। इस तरह की वो धमकी लगातार दे रहे थे। लेकिन ईरान ने इसराइल
पर तमाम जगहों पर जो टारगेट किया है, इसराइल ने भले दावा किया कि उन्होंने बहुत सारे मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन तमाम सैकड़ों की तादाद में लगातार रात भर मिसाइल्स वहाँ पर दागी जा रही हैं। निश्चित तौर पर उनमें बहुत सी मिसाइल्स ने महत्वपूर्ण टारगेट्स को हिट किया है। इनमें इसराइल के सैन्य ठिकाने तो हैं ही, इसराइल के तमाम वो इलाके भी शामिल हैं जो बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अमेरिका के दूतावास के पास में जाकर वहाँ पर मिसाइल्स गिरी हैं, यानी उसको भी टारगेट किया जा रहा है। तो अमेरिकी वहाँ कितने सुरक्षित हैं, ये बार बार अमेरिका की ओर से जो चिंता जताई जा रही है उससे पता चल रहा है। हालांकि युद्धग्रस्त क्षेत्र है वो, तो वहाँ किसी भी देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है। भारत के नागरिकों को भी दोनों ही देशों में, जो चाहे ईरान में हो चाहे वो इसराइल में हो, उनको कहा गया है कि वो दूतावास के संपर्क में रहें और जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हिट किया जा रहा है और ईरान बमबारी कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है, इसराइल की पुलिस ने खुद ही कहा है कि किस तरीके से वहाँ पर टारगेट्स को नुकसान पहुँचाया गया है, कई लोगों की जान भी गई है और महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं बहुत ही भयावह हैं और इसराइल में के ऊपर का जो आसमान है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि धुंध में छाया हुआ हो, धुंध से बिल्कुल पटा हुआ हो और लगातार वहाँ पर शोले बरस रहे हैं, यानी जैसे दीपावली में आतिशबाजी होती है, पटाखे बजते हैं, उस तरह के वहाँ के आसमान की स्थिति है। दूसरी ओर इसराइल भी ईरान पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। कई महत्वपूर्ण नेताओं की, कई महत्वपूर्ण जो कमांडर्स हैं सेना के, अर्धसैनिक बलों के, उनको मार दिया गया है और ईरान ने भी अब चेतावनी दी है कि उसके निशाने पर इसराइल के सेना के बड़े अधिकारी हैं, सैन्य प्रमुख हैं और परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं। परमाणु ठिकानों पर खास तौर से तो इसराइल ने तो अपने नागरिकों को कह दिया है वो बंकर में चले जाएं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसराइल पूरी तरीके से अब अपने को घिरा पा रहा है। उसको कतई ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। एक तरफ पूरा अरब लीग, अरब समुदाय जो है, अरब देश हैं, वो लगभग पूरी तरह से ईरान के साथ एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, सबका ने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, उसने अपना समर्थन दिया है। हालांकि भारत ने उससे अपने को अलग कर लिया है, लेकिन SCO ने अपना ईरान के प्रति समर्थन दिया है। चीन और रूस पहले से ही उसके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, टर्की साथ दिखाई पड़ रहा है और इन सब ने इसराइल की निंदा की है कि उसने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान के प्रति सिंपैथी जताई है कि ईरान को अपने रक्षा में, आत्मरक्षा में इसराइल के ऊपर हमला करना पड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में इसराइल बुरी तरीके से घिरा नजर आ रहा है। एक तो उसको जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई पड़ रही थी अमेरिका से, तो अमेरिका ऐसा लग रहा है कि उससे हाथ खींच रहा है। एक बार उकसाने के बाद अब उसको उस युद्ध की विभीषिका में उसने छोड़ दिया है। दूसरी ओर जिस तरीके से चारों ओर तमाम देश ईरान के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं, उससे वो भौगोलिक रूप से घिरा हुआ अपने को पा रहा है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसराइल के भीतर भी आम लोग, वो उनकी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू के खिलाफ एक नाराज़गी जो है वो फिर से उभर कर सामने आ गई है। तमाम मानवाधिकार संगठन हैं जो गज़ा पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा कर ही रहे हैं। वहाँ जिस तरीके से मानवीय सहायता नहीं पहुँच रही है लोगों को, उसको लेकर वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरे लगातार 2 साल से 2.5 साल से युद्ध की विभीषिका में जल रहा इसराइल, वहाँ के आम नागरिक उससे ऊब गए हैं और एक तरह से बेन्यामिन नेतान्याहू के खिलाफ एक विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहाँ से प्रदर्शन की खबरें और नाराज़गी की खबरें भी फिर से एक बार आने लगी हैं। इसके पहले भी कई बार आती रही हैं। तो एक तरफ अमेरिका हाथ खींचता दिखाई पड़ रहा है, अरब समुदाय के लोग ईरान के प्रति एकजुट हो रहे हैं और इसराइल की निंदा कर रहे हैं, उसके ऊपर जो ईरान का हमला हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो इसराइल के भीतर
वहाँ के अपने नागरिकों का एक विद्रोह जो दिखाई पड़ रहा है, उन सब मामलों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस उनके खिलाफ जब एक जनमत तैयार होने लगा तो उन्होंने हमास के साथ युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने पहले इसराइल पर अटैक किया था ज़बरदस्त तरीके से, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में फिर इसराइल ने हमास पर आक्रमण किया। लेकिन पूरे फ़लस्तीन में, गज़ा के इलाके में जिस तरह से पूरी मानवीयता एक शून्य हो चुकी है और वहाँ तबाही मचा रखी है इसराइल ने, उसमें उसको देखते हुए पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है और खुद इसराइल में उसकी निंदा हो रही है। तो ये कहा गया कि वहाँ पर अपने खिलाफ तैयार हो रहे जनमत से ध्यान भटकाने के लिए पहले तो उन्होंने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उसके बाद एक बार फिर जब उनके खिलाफ जनमत तैयार हो रहा था और उस लड़ाई को जो गज़ा में पिछले 2 साल से चल रही है, उसको लेकर फिर से जब नाराज़गी उभरने लगी तो ईरान के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तो इस पूरे प्रकरण में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तबाही का जो दौर है वो थमता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि अभी और तगड़ा हमला होना बाकी है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन पूरी दुनिया के देश जिस तरह से अलग अलग तरीके से एकजुट होते दिख रहे हैं, कोई ईरान के साथ और कोई इसराइल के साथ, उसको देखते हुए आसार बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं कि इसका जो परिणाम होगा वो कहाँ तक जाएगा। इस युद्ध की विभीषिका का जो विस्तार है वो कहाँ तक होगा, तो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन कोशिश अभी तमाम देशों की, खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पेशकश की है इसराइल से भी और ईरान से भी कि हम युद्ध विराम कराने के लिए तैयार हैं, मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, वैसे ही जैसे हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता कराई। तो अब दोनों देश, ईरान और इसराइल, तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। अभी तक की स्थिति यह है कि दोनों ही देशों ने एक इग्नोर किया है डोनाल्ड ट्रंप की इस पेशकश को, कोई तवज्जो नहीं दी है। आगे चलकर तवज्जो देते हैं या फिर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।